जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये वीडियो। सभी लोग लाइव आ जाएंगे और हमारा अध्ययन निरंतर चल रहा है। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रोज निरंतर फ्री क्लास होती है दोस्तों, शाम को रात्रि 9 बजे, है ना। अब दोस्तों, जो भी साथी चाहते हैं कि हम सर ऐप से पढ़ना चाहते हैं, ऐप में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो आप साथियों क्या कर सकते हो कि आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहां से सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप कोचिंग जो ऐप है उसको डाउनलोड करोगे। कैसे करोगे? आपको प्ले स्टोर खोलना है और वहां पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इंटरफेस वाला आपका ऐप होगा उसको आपको दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल जब आप कर लेते हो तो यहां पर दोस्तों आप क्या करोगे, यहां पर आपको पेड कोर्स भी उपलब्ध है, फ्री कोर्स भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी साथी व्यवस्थित पढ़ाई करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी क्लासेस के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे और विस्तृत अध्ययन भी मिलेगा, नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार। और जल्दी से एक न्यूज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एक जो विज्ञप्ति निकली है दोस्तों, ये एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था के बारे में, ये टीजीटी पीजीटी के बारे में एक विज्ञप्ति आई है कि इस परीक्षा को अभी हाल ही में क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, है ना। तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इस परीक्षा की जो नियमावली थी उसमें कुछ त्रुटियां थी, है ना। उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कुछ विषयों को इसमें अलग कर दिया गया था। उन विषयों को सम्मिलित करने के लिए इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ये कुछ दिन बाद संशोधित होकर फिर से जारी की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना, आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ठीक है, हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। और ये तो सिर्फ आपका एक दिया है कि इसमें कि ये जो परीक्षा है फिलहाल अभी रद्द की गई है टीजीटी पीजीटी वालों की। फिर जल्द ही इसमें क्या होगा, ये जो नोटिफिकेशन है जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी के लिए अपनी पढ़ाई में कोई भी स्थगित या कोई भी परेशानी नहीं डालनी है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, और सभी लोग ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? और साथियों आपको और अच्छे से क्या मिल जाएगा, अब आपको बहुत अच्छे से टाइम भी मिल जाएगा आपकी तैयारी के लिए। तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हमें बताना है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। तब आपका 55 का आंसर हो जाएगा क्या, अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो आपको लगाना है अज्ञेय। बिल्कुल सही बताया, अधिकांश लोगों ने अज्ञेय आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी जो गीति नाट्य है इसके लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इसका दोस्तों जो है प्रकाशन, इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने का, इस प्रकार से देखें, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो यहां पर देखो ये भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है इसमें, है ना। नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का इसमें वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच 6 मई 1967 को हुआ था। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि उत्तर प्रियदर्शी जो रचना है वो किसकी है, तो आपको बताना अज्ञेय जी की। ठीक है, इतनी चीज अज्ञेय जी आपको याद रखना है, यशरथी जी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें ये बतानी है। तो कुमकुम साक्य जी 56 का आंसर बताना है आपको। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, राम कुमार वर्मा हैं या फिर सेठ गोविंद दास हैं? बिल्कुल सही आंसर स्वाति सिंगला जी, बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने कि सर पृथ्वीराज की आंखें अगर बात करें तो ये किसकी है? राम कुमार वर्मा की। राम कुमार वर्मा
ने पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा, याद रख लेना, राम कुमार वर्मा की रचना है ये, पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा। ठीक है, पृथ्वीराज आंखों से राम के दर्शन देखते थे, राम के दर्शन करते थे, इस प्रकार से कैसे भी याद कर लेना। ये पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक की रचयिता राम कुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे और वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारु मित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, 5 जन्म, कौमुदी महोत्सव, है ना, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी हैं दोस्तों, इनको याद रख लेना है। जूही के फूल भी है इनके हैं। आखिरी पन्ना, है ना, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, ये इनकी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं राम कुमार वर्मा जी की। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण नाना, फड़नवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। इनको याद रखेंगे, कैसे याद रखोगे, ये पृथ्वीराज की आंखें पूछी जाती हैं, ये नाटक है इनका, है ना। ये इनका कौन सा है, एक राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, ये एकांकी है। बादल की मृत्यु ये एकांकी है किसकी, राम कुमार वर्मा की। ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज की आंखें भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और रेशमी टाई राम कुमार वर्मा, ठीक है, इनको याद रखेंगे, ये इनकी रचनाएं हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है दोस्तों। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कितनी बढ़िया बात यहां पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। और साथियों, जब आप व्हाट्सएप पर कमेंट करते हो, कहीं भी करते हो, तो मैं आपका जवाब हिंदी में क्यों देता हूं, इसलिए देता हूं कि हिंदी को जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी समझ सकते हैं, है ना। इंग्लिश सभी लोग नहीं समझ सकते, है ना। तो जितनी अच्छी चीजें मैं आपको हिंदी में पहुंचा सकता हूं, जितना अच्छा मैं हिंदी में आपको बता सकता हूं और आप समझ सकते हो, उतना आप इंग्लिश में अच्छे से नहीं समझ पाते। तो हम साथी क्या करें, हमारे भारत देश में जितने ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को उतने अच्छे से ना तो समझ सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को, जहां इंग्लिश की बात होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट को भी क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। जिसने इंग्लिश मीडियम से बात की है, पढ़ा है, वो तो इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं इंग्लिश में नहीं लिखता, मैं हिंदी में ही लिखता हूं और हिंदी में ही आप लोगों से बात करता हूं, ताकि हमारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे क्यों दीवाना है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए, है ना। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई उन हिंदी के एकांकी का जनक। अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, जो कुछ आपको पूछना हो हिंदी भी में पूछिए, हिंदी भी में पूछिए, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दे सकूं और बहुत अच्छी चीजें आपको बता सकूं। ये अमीर खुसरो ने भी कहा था, है ना। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक। कोई कहता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही, ठीक है। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहिल्या जैसी कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेनी है दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो कंपनी है, अपनी जो ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, ये जो कंपनी है, उन्होंने पूछा कि सर आपने 10 दिन में, मात्र 10 दिन में आपने इतने सारे 1100 लोगों ने जो आपका ऐप डाउनलोड कर लिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने 6-6 महीने भी हो गए, उनके इतने ऐप डाउनलोड नहीं किए किसी ने। तो आपका क्या रीजन है। तो मैंने उनको यही बताया था कि सर मैं हर स्टूडेंट की कॉल अटेंड करता हूं, हर स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम होता है उनसे पर्सनल बात करता हूं। साथ ही मेरी सबसे बड़ी खासियत है हिंदी में बात करना, क्योंकि मैं हिंदी में जब बात करता हूं तो मेरे जितने भी साथी हैं वो सभी मेरी बात को समझ पाते हैं,
है ना। तो ये चीज मैंने वहां पर आज ही वहां पर उनको बताई थी ये चीज, और ये चीज आज यहाँ पे हमें रामकुमार वर्मा जी ने कही, ये चीज भी बहुत अच्छी लगी। उत्तरायण किसकी कृति है, ये चीज आपको बतानी है। तो 57 का हम उत्तर बताएंगे, उत्तरायण किसकी कृति है, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या फिर रामकुमार वर्मा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उत्तरायण किसकी कृति है दोस्तों, तो ये भी रामकुमार वर्मा जी की है, रामकुमार वर्मा जी की है उत्तरायण। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। उत्तरायण किसकी कृति मानी जाती है, तो रामकुमार वर्मा की। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेंगे। प्रीति यादव जी देखो ऊपर लिंक दी है, उस लिंक से आप कर सकते हैं डाउनलोड, ऊपर लिंक दी है, पिन में आपको मैसेज दिख रहा होगा, है ना। तो ये याद रख लेंगे। तो उत्तरायण किसकी कृति है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है रामकुमार वर्मा, है ना, रामकुमार वर्मा उत्तरायण। उत्तरायण रामकुमार वर्मा की कृति मानी जाती है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो यहां से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ऐतिहासिक नाटककार पूछे गए हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और आपको पता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि सर ऐतिहासिक नाटककारों में अगर बात होती है तो सबसे प्रथम रामकुमार वर्मा का नाम लिया जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है, तो ऐतिहासिक नाटककार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोस्तों ऐतिहासिक नाटककार हैं। और इतिहास में बोले सर हम राम का नाम तो लेते हैं, राम के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास में हम राम के बारे में पढ़ते हैं, राम कुमार के बारे में, जब कुमार राम भगवान कुमार के रूप में होते हैं, है ना, तब भी अपन पढ़ते हैं। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ये ऐतिहासिक नाटककार है, ये रामकुमार वर्मा जी, इनको याद रखेंगे। ठीक है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नाटक की रचनाकार कौन है। रेल का विकट खेल भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। रेल का विकट खेल बताना है दोस्तों, रेल का भी विकट खेल है। अगर आपके बाल थोड़ी सी रेल की पटरी में पहुंच जाएं तो आपके बाल नहीं बचेंगे फिर, है ना। बोले सर रेल का विकट खेल है, मेरे बाल पटरी पे क्या पहुंचे, मेरे बाल ही नहीं बचे। तो रेल का विकट खेल जो नाटक है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। रेल का विकट खेल, है ना, बाल बाल बचे, बाल 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 बचे। ठीक है, तो रेल का विकट खेल है, रेल का विकट खेल और बाल 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 बचे। तो ये उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा गीतिका जी, उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेल का विकट खेल नाटक की रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, है ना, बृहन्नला, बेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षा दान और बाल विवाह। बाल विवाह ये भी याद रख लेना, बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। बृहन्नला, बेणी संहार, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा भी इन्हीं का है। शिक्षा दान और बाल विवाह आदि ये सभी इनके माने जाते हैं। ठीक है, तो महेंद्र जी मास्टर कैडर भी आएगा, बहुत बढ़िया। दिनेश कुमार जी, शिव साधना नाटक किसका है। शिव साधना नाटक, शिव साधना नाटक हमें बताना है। हिंदी साहित्य को जितना आप अभ्यास करोगे उतनी अच्छी पकड़ आपकी हिंदी साहित्य में बनती जाएगी, है ना। शिव साधना नाटक ये किसका हो जाएगा दोस्तों। शिव साधना, शिव साधना नाटक हमें बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं, प्रसाद का, सेठ गोविंद दास का, हरिकृष्ण का या फिर उदय शंकर भट्ट का। तो यहां पर आपको चयन करना है शिव साधना। बोले सर शिव की अगर बात करोगे तो शिव तो क्या है, हरि है, हरि, है ना, हरि है, भगवान है शिव। तो ये भी याद रख लेना कि शिव साधना, शिव साधना हरि कृष्ण का नाटक है। किसका है, हरि कृष्ण का। वेरी गुड अर्चना गौतम जी, हरि कृष्ण का ये नाटक माना जाता है। कौन सा, शिव साधना। इनको हमें याद रखना है। जब एक बार आप ये चीज पढ़ लेते हो दोस्तों और दोबारा पढ़ते हो तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको याद हो जाती है। शिव साधना नाटक हरि कृष्ण का माना जाता है। ठीक है, हरि कृष्ण का, हाँ, इसको याद रखेंगे आरती चौधरी जी। शिव साधना 1937 ईस्वी में हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी हैं,
शिव साधना के। हरिकृष्ण प्रेमी हैं शिव साधना के, याद रखेंगे। नाटक है और इनके अन्य नाटक हैं स्वर्ण बिहान, स्वर्ण बिहान 1930 का, रक्षाबंधन 1934 का है, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य 2 भाग। तो हरिकृष्ण प्रेमी के हमें पढ़ना है। बोले सर हम तो शिव साधना के प्रेमी हैं, शिव साधना के प्रेमी है, प्रेमी तो हरिकृष्ण प्रेमी। स्वर्ण बिहान, स्वर्ण बिहान भी आपको याद रख लेना है। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, प्रतिशोध भी है ना, इनको याद रखेंगे। ये नाटक हैं आपके हरिकृष्ण प्रेमी साहब के, ठीक है। हरिकृष्ण प्रेमी यशरथी जी, बहुत बढ़िया। मादा कैक्टस बताना है आपको। मादा कैक्टस नाटक किसके द्वारा लिखा गया, ये चीज बताना है। मादा कैक्टस रांगे राघव, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो यहां पर हाँ रद्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। यहां पर बताना है मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा, रांगे राघव साहब ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं आप लोग, है ना। कुछ अलग खाकर आए हैं क्या आज? तो सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। और मादा कैक्टस, बोले सर मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, है ना। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आया है। अधिकांश लोगों, विद्या, विवेक, आदर्श जी, अंश जी, वेरी गुड आंसर। लक्ष्मी नारायण लाल आपका बिल्कुल सही होगा। मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है और इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। अंधा कुआं, है ना, सुंदर रस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, राम की लड़ाई, है ना, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी कृतियां हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे याद होंगी? कैसे याद होंगी? हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास करना है, अभ्यास। लक्ष्मी नारायण मिश्र की प्रेम और विवाह और कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का इनका प्रयास किया गया। अंधा कुआं याद रख लेना, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण। बोले सर लक्ष्मी के चक्कर में तो कुआं भी अंधा हो जाता है, लक्ष्मी के चक्कर में कुआं भी अंधा हो जाता है ना। और लक्ष्मी एक सुंदर रस है, लक्ष्मी एक सुंदर रस है जो हर कोई पीना चाहता है, सुंदर रस, ठीक है। 3 आंखों वाली मछली, 3 आंखों वाली मछली प्रकृति प्रदत्त तो नहीं है, लक्ष्मी से जरूर बनाई जा सकती है ना। 3 आंखी वाली मछली, बोले सर ये तो पहली बार सुना कि 3 आंखों वाली मछली। तो मैंने कहा कि 3 आंखों वाली जो मछली है ये हम क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम लक्ष्मी से बना सकते हैं, लक्ष्मी से। सूखा सरोवर, सूखा सरोवर, ये रक्त कमल भी है, रक्त कमल, रात रानी, है ना। इनको याद रखेंगे, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा सा पियो, थोड़ा थोड़ा सा। अंधा कुआं है, कुआं भी अंधा है, तो हम लोग भी लक्ष्मी के चक्कर में कभी कभी अंधे हो जाते हैं, है ना। यहाँ कुआं हो गया। अब आपको बताना 62 अंधा कुआं के रचनाकार कौन है। अंधा कुआं एक नाटक है प्रमोद जी, और अंधा कुआं नाटक के रचनाकार कौन है? बोले सर अंधा कुआं, अंधा भी कुआं हो जाता है लक्ष्मी के चक्कर में, अंधा कुआं हो जाता है ना। तो इसको याद रखेंगे, यस जी, राम मूरत जी। अंधा भी क्या हो जाता है, कुआं भी अंधा हो जाता है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी के चक्कर में, लक्ष्मी के चक्कर यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, लाल कर देना लाल, है ना, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। याद रखोगे अंजो दीदी किस विधा की रचना है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है। बहुत बढ़िया है ये अंजो दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क जी का दोस्तों क्या है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है, इसको बताना है। सभी लोग बताएंगे। ठीक है, अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। ये लाल साहब है, लाल। अंजो दीदी किस विधा की रचना है, इसको आपको बताना है। 63 अब जब बोले सर नाटक पढ़ रहे हैं तो ये नाटक ही होगा, है ना। तो ये क्या है, अंजो दीदी
ये अंजू दीदी नाटक है और किसका है, उपेंद्रनाथ अस्क साहब का है, ये भी याद रख लेना। बोले सर अंजू दीदी क्या बहा रही थी, अस्क बहा रही थी, अंजू दीदी अस्क बहा रही थी, है ना। 1954 का ये नाटक है, सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है और इसकी केंद्रीय पात्र हैं अंजू दीदी, जो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। अस्क जी के अन्य नाटक हैं जय पराजय, छठा बेटा, कैद भी है इन्हीं का, उड़ान भी है, भंवर, अलग अलग रास्ते आदि। तो उपेंद्रनाथ अस्क के कैसे याद करोगे, सिर्फ आपको क्या करना है, अस्क को पकड़ना है, अस्क को। बोले सर अंजू दीदी की जब भंवर पड़ी तो ये क्या बस बहा रही थी, अस्क बहा रही थी। अंजू दीदी की जब भंवर पड़ी तो ये अस्क बहा रही थी। तो अंजू दीदी और ये भंवर, अंजू दीदी और भंवर जो नाटक हैं वो किसके हैं, अस्क जी के। अगर आपकी पराजय हो जाए, जय पराजय हो जाए तब भी आप अस्क बहाते हो, कभी आपकी जय हो जाए तब भी आप खुशी के आंसू बहा लेते हो और पराजय हो जाए तब भी आप आंसू बहाते हो, ठीक है। तो जय पराजय हो जाए तो आंसू बहाते हो, अस्क बहाते हो, है ना। छठा बेटा ये भी किसका है, अस्क साहब का है। अंजू दीदी का छठा बेटा अस्क बहा रहा था। और अगर आप कैद हो जाए, आपको जेल में कैद कर दिया जाए तब भी आप अस्क बहाओगे कि नहीं, बहाओगे, बिल्कुल बहाओगे। और यहां पर है उड़ान, और अगर आपकी उड़ान रोक दी जाए, जिस रास्ते पे आप उड़ रहे हो, है ना, उसकी आपकी अगर उड़ान रोक दी जाए तो आप भी अस्क बहाओगे कि मेरी उड़ान रोक दी। और अलग अलग रास्ते, है ना, अलग अलग रास्तों से अगर भागोगे तो अंत में अस्क बहाओगे। इसलिए एक रास्ता पकड़ो सीधा सीधा, अलग अलग रास्ते से मत भागो, अलग अलग रास्ते से नहीं भागना है। ये भी नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क जी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब अगर पूछा जाएगा आपसे कि जय पराजय ये नाट्य कृति किसकी है, तो आप बताओगे सर कि अगर जय हो जाए या पराजय हो जाए तो अस्क बहाते हैं लोग, है ना। अंजू दीदी की भांवर पड़ती ना जब भांवर, तो अस्क बहाते कि नहीं बहाते, घर वाले और लड़की भी जाती जब ससुराल तो बहाते हैं, है ना। वही समझ गए आप लोग। अंजू दीदी की भांवर पड़ी तो अस्क बहा रही थी। तो अंजू दीदी और भांवर ये नाट्य कृति भी अस्क जी की है। अलग अलग रास्ते बनाओगे तो अंत में अस्क बहाना पड़ेगा, इसलिए एक रास्ते से चलना है सीधे सीधे। कैद हो जाएगी तब भी आप अस्क बहाओगे, इनको याद रखोगे। रस गंधर्व नाटक की रचयिता कौन है, रस गंधर्व मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या शंकर शेष। मैं दोस्तों यही मानकर चलता हूं कि मैं जो आपको ट्रिक बताता हूं अगर 10% भी अगर आपको याद हो गया तो ये मान के चलो कि आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। रस गंधर्व नाटक की रचयिता कौन है, मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या फिर शंकर शेष। तो आपको बताना है रस गंधर्व नाटक की रचयिता। और बोले सर मधु की बात करो, मधु की, तो मधु भी एक प्रकार का क्या होता है, रस होता है, मधु, है ना। क्या होता है, मधु, रस होता है, रस गंधर्व। तो यहां आया है रस और यहां आए हैं मधुकर, है ना। तो रस गंधर्व के रचयिता भी कौन होंगे, मणि मधुकर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। दिव्या जी बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने अच्छा बताया है कि रस गंधर्व नाटक की रचयिता मणि मधुकर हैं। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम। ये रस गंधर्व के नाटक की रचयिता मणि मधुकर साहब हैं। मणि मधुकर और मणि मधुकर जी की नाट्य कृति हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। दुलारी बाई ये याद रख लेना, दुलारी बाई, मणि मधुकर, दुलारी बाई, बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष और एक तारे की आंख और इलायची बेगम, इनको याद रखेंगे हम। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने 65 का बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि डॉक्टर नामक जो कृति है ये किसकी है, ये दोस्तों ये भी बताना है। और डॉक्टर भी डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर क्या करता है, नाटक बताता है। क्या बताता है, नाटक। बोले 500 रुपए फीस लगेगी। आप बोले सर डॉक्टर साहब 400 ले लो, नहीं 500 ही लगेगी। तो डॉक्टर भी क्या बताते हैं, नाटक बताते हैं। तो ये नाटक विधा की होगी कि कहानी होगी। बोले सर ये कहानी नहीं है, ये डॉक्टर तो नाटक बताते हैं, यानी कि ए नंबर। और ये डॉक्टर जो है ये विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नाटक है,
मैंने आपको याद करवाया था कि सबका डॉक्टर एक, सबका डॉक्टर एक, याद रखना। कौन से? बोले सर युगे युगे क्रांति। विष्णु जी ने कहा कि युगे युगे क्रांति, बोले सभी युगों में क्रांति हुई है, इस युग में भी क्रांति होगी। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर कृत जो डॉक्टर है, ये नाटक है ना, याद रख लेंगे। मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावनाओं, नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, खालिस्तान को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। बहुत बढ़िया, नुक्कड़ नाटक के जनक किसे कहा जाता है? और आपको पता है कि नुक्कड़ नाटक जो करते हैं, नुक्कड़ नाटक जो करते हैं, यानी कि यहां वहां जो जाते हैं, यहां वहां जो जाते हैं, वो क्या करते हैं? सफर करते हैं, यहां से वहां सफर करते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नुक्कड़ नाटक के जनक बताना है, कौन है? तो जल्दी से बताओ। बोले सर सफदर हाशमी, सफदर हाशमी, यानी कि आपका जो सी नंबर है 66 का, सफदर हाशमी, सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं। तो अब क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? सफर, है ना। बोले नुक्कड़ नाटक करने जो जाते हैं वो क्या करते हैं? सफर करते हैं, सफर करते हैं। तो सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं सफदर हाशमी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। क्या करते हैं नुक्कड़ नाटक वाले? सफर करते हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी तीसरे शहर में। तो ये सफर करते हुए चलते हैं। तो सफदर हाशमी, सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं। इनको याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर याद रखें दोस्तों कि सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के इन्हें जनक माना जाता है, और हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफी महत्व रखता है। तो याद रख लेना है सफदर हाशमी, नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है? सफदर हाशमी। बोले सर मैं भी नुक्कड़ नाटक करने जाता था तो सफर करके जाता था, सफर, सफर से बनेगा सफदर। तो सफदर हाशमी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? पहला रेडियो नाटक, ये बताना है आपको। जब कोई भी चीज हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। और जब रेडियो नाटक शुरू करेंगे तो जल्दी बताओ, सीमा रेखा बनाएंगे कि इसके आगे नहीं बढ़ना, या फिर हम राधा कृष्ण का नाम लेंगे? जल्दी बताओ। आपको चयन करना है, चयन करना है आपको कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? सीमा रेखा, सेठ बांकेलाल, राधा कृष्ण, युग संधि। आपको चयन करना है 67 का आंसर। हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा है? बोले सर जब रेडियो नाटक शुरू करेंगे तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम लेंगे, और राधा कृष्ण का नाम लेंगे तो पहला रेडियो नाटक जो है वो राधा कृष्ण है, याद रखो। और ये किसका नाटक है? तो ये चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री जी का ये नाटक माना जाता है, राधा कृष्ण, है ना। ये हिंदी का पहला रेडियो नाटक है, याद रखो। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण माना जाता है। तो याद रख लेना, रेडियो नाटक है तो राधा कृष्ण। बोले सर हम रेडियो में नाटक देखा लेकिन राधा कृष्ण का नाम लेकर देखा, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? बहुत बढ़िया, यहां पर कहा गया है दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? किस नाटक में है? गोविंद मालवीय जी, सरस्वती जी, है ना, परशुराम जी, जल्दी से बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा? 68। तो बोले सर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले राजा थे, पहले राजा थे भारत के, थे कि नहीं? पहले प्रधानमंत्री ये बने तो ये पहले राजा हुए कि नहीं हुए? बोले सर हुए, पूरे पूरे हुए। और बहुत अच्छी ट्रिक यहां पर निकली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो यहीं से आपको याद हो जाता है कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी हमारे देश के प्रथम क्या थे? राजा थे, पहला राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू युगीन मोह भंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मियों नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर, इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा।
खास बात है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो याद हो गया पहला राजा में इसमें क्या किया गया है, नेहरू युगीन इसमें दोस्तों, और ब्रह्मावर्त पृथु के बीच विलक्षण साम्य है, ये याद रखना है। ठीक है, दृश्य काव्य की विधा कौन सी है? दृश्य काव्य, दृश्य आप लोग समझते होंगे हिंदी पाठशाला और आशु जी 69 दृश्य काव्य की विधा है। तो क्या है दृश्य? मतलब हम जो देख सकते हैं। तो निबंध हम क्या कर सकते हैं? बोले सर पढ़ सकते हैं। गीति काव्य बोले हम गा सकते हैं। उपन्यास हम पढ़ सकते हैं। तो नाटक क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। दृश्य काव्य की विधा क्या है ना? तो आपको अधिकांश एग्जामों में ये पूछा गया है, मैंने देखा है। दृश्य काव्य की विधा क्या है? तो आपको बताना है कुमकुम साक्य जी। वेरी गुड आंसर। 69 का दृश्य काव्य की आपकी विधा होती है, क्या होती है? नाटक। नाटक यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है ना? नाटक को हम देख सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी लोगों ने। आज लगता है कि शक्कर खाई है, शक्कर खाई है। बहुत मीठा मीठा बोल रहे हो आप लोग। सही उत्तर बता रहे हो। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित 1 से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। और नाटक मौलिक भी होते हैं, अनुदित भी होते हैं। इसी प्रकार से ये भी आपको याद रखना है। और हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? बहुत बढ़िया आंसर है, यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर बताना है। बोले सर यथार्थ की अगर बात करते हो तो राम भगवान बिल्कुल यथार्थ में जीते थे। बोले बनावटी कुछ नहीं चलेगा, यथार्थ में जियो, जो यथार्थ है उसमें जियो, यथार्थ की बात करो, है ना? काल्पनिक बिल्कुल नहीं। तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जो जनक माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना, राम कुमार वर्मा साहब माने जाते हैं यथार्थवादी एकांकी के जनक। और सभी लोग एक बार लाइक जरूर ठोक देना, है ना? राम कुमार वर्मा जी यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। अब कभी भी पूछा जाए कि बादल की मृत्यु एकांकी किसका है, आप बता देना राम कुमार वर्मा। और इनकी पहली एकांकी मानी जाती है राम कुमार वर्मा जी की। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक भी इन्हें माना जाता है ना? ये भी याद रख लेना इस दृष्टि से अगर बात करें तो। बाकी जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी भी है ना? उसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहां अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर कि डॉक्टर 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। कौन मानते हैं? श्री रामनाथ सुमन मानते हैं इन्हें। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। और सोमनाथ गुप्त प्रसाद एक घूंट एकांकी से दोस्तों क्या करते हैं? एक घूंट एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं, है ना? अज्ञे जी भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है। और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से प्रारंभ होती है। तो ठीक है, कुछ लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं राम कुमार वर्मा को और कुछ लोग मानते हैं जयशंकर प्रसाद को एक घूंट से। जयशंकर प्रसाद की एकांकी एक घूंट से मानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं दोस्तों कि एकांकी आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर जगदीश चंद्र गुप्त। तो यहां पर दोस्तों जो उत्तर लिया गया है वो राम कुमार वर्मा को लिया गया है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माना जाते हैं कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। रुपया तुम्हें खा गया
ये एकांकी किसकी है? कई बार पूछी गई एकांकी है, इसको रट लेना। रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तब आप बताओगे कि सर, वेरी गुड, भगवती बोली एक बार, क्या बोली कि आप लोग रुपया रुपया करते हो। वो गाना नहीं सुना तुम लोगों ने, पैसा पैसा क्या करती हो, सुना है सभी लोगों ने? हाँ, वो ही है, रुपया तुम्हें खा गया। भगवती के चरणों में नहीं गए आप लोग। रुपया खा गया, रुपया तुम्हें खा गया, भगवती चरण वर्मा जी की एकांकी है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर भगवती चरण वर्मा, ठीक है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन सी रचना एकांकी है? एकांकी बताना है, कौन सी रचना एकांकी है? अब देखो यहां क्या लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लो। एकांकी या फिर एकाकी, देखो एकाकी नदी प्यासी थी, एकाकी नदी प्यासी थी। काकी बोलते ना, आपने देखा होगा गांव में जो चाची रहती, चाची, उसको बोला जाता काकी। क्या बोलते? काकी बोला जाता। तो एक काकी नदी प्यासी थी, इसलिए नदी को पानी पिला दिया। एक काकी नदी प्यासी थी, ठीक है। तो ये डी नंबर आपका नदी प्यासी थी हो जाएगा। और ये धर्मवीर भारती की एकांकी है, ठीक है। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। वीर सिंह जी 73 का आंसर नदी प्यासी थी, ठीक है, याद रखेंगे। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखा एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं, जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, सुहाग के नुपुर, अमृतलाल लांगर तथा लिखित उपन्यास हैं। इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, ठीक है, याद रखो। प्रकाश और परछाई किस एकांकी की रचना है? प्रकाश और परछाई, ये बताएंगे सभी लोग। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? बोले सर, एक बार विष्णु की परछाई अगर पड़ जाए, एक बार विष्णु का मेरे ऊपर प्रकाश पड़ जाए, परछाई पड़ जाए, तो कल्याण हो जाएगा, है ना। पीजीटी फिर से आएगी, चिंता नहीं करें कोई भी। पीजीटी में कुछ नियमों में संशोधन होगा, वो नियम संशोधित होकर के ये परीक्षा जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे, है ना। और जो फॉर्म है, जिनको पहले से जिन्होंने भरे हुए हैं, अभी जो फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए कोई पैसा आपकी बार नहीं देना पड़ेगा, है ना, ऐसा करके नोटिफिकेशन में है। और प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है, ये भी आपको बतानी है। बोले सर, एक बार विष्णु की परछाई पड़ जाए तो विष्णु प्रभाकर की है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह हैं 12 एकांकी, है ना। 10 बजे रात, ये रेखाएं ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरे प्रिय एकांकी और मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी। इनको याद रखेंगे। 10 बजे रात, 12 एकांकी, 10 बजे रात, है ना। विष्णु जी देखते हैं 10 बजे रात को कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। 10 बजे रात कौन देख रहे हैं? विष्णु जी। ये रेखाएं ये दायरे, इन्होंने टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बोल दिया कि ये रेखाएं हैं और ये दायरे हैं, आपको इतनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर, बोले सर ऊंचे पर्वत पर विष्णु जी विराजमान है, ऊंचे पर्वत और गहरे सागर। प्रकाश और परछाई तो आपको याद हो गया। मेरे प्रिय एकांकी, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, ये सभी विष्णु प्रभाकर जी के हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, फिर से यहां पर पढ़ते हैं, और यहां पर आकर के कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, ये आपको बतानी है। कबूतर खाना बताना है। तो सभी लोग बताएंगे। रत्ना जी, ममता जी, स्टडी ई लर्निंग, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है, ये बताएंगे सभी लोग। कबूतर खाना,
और यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसने फिल भी कर दिया था उसकी भी जरूरत नहीं है, जिसने नहीं भी किया था उसको भी कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। ये जल्दी नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, है ना। इस नियमों में कुछ संशोधन होना है, उस नियमों में संशोधन होकर के ये नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा और आप लोग यथावत तैयारी चालू रखेंगे। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की है, जगदीश चंद्र माथुर की है सुशील जी, है ना। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी और खंडहर। ये याद रख लेना, रीढ़ की हड्डी तो अधिकांश लोगों को पता है, घोंसले भी याद रखेंगे, है ना। ओ मेरे सपने, भोर का तारा और खंडहर, इस सारी एकांकियां जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और कबूतर खाना, रीढ़ की हड्डी और कबूतर खाना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है उपेंद्रनाथ तस्क रचित जोंक। जोंक किस प्रकार की एकांकी है? जोंक, जोंक बताना है। बोले सर समाज में बहुत नोक झोंक चलती है, समाज में नोक झोंक चलती है, तो ये सामाजिक होगा कि राजनीतिक होगा? जल्दी बताओ। उपेंद्रनाथ तस्क के रचित जो जोंक है किस प्रकार की एकांकी मानी जाती है? प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक? ये आपको बताना है और उत्तर जो हो जाएगा उत्तर आपका हो जाएगा सामाजिक व्यंग, ठीक है। उपेंद्रनाथ तस्क द्वारा रचित जो जोंक है वो सामाजिक व्यंग है और नोक झोंक चलती रहती है समाज में, नोक झोंक चलती रहती है समाज में, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक व्यंग, ठीक है। याद रखोगे उपेंद्रनाथ तस्क रचित जोंक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया, ये भी याद रखना है। अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी की एकांकी की रचना की है, तो याद रख लेना कभी भी, अब क्या याद रखोगे, सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना किसने की है? तो उपेंद्रनाथ तस्क ने की है। इनकी कैसा साहब, कैसी बीबी, कैसा साहब, कैसी बीबी, जोंक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही हैं, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों आज का जो अपना टाइम है वो टाइम आपका हो चुका है ना। आप सभी लोग बताना किसको कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं है, आपका पेपर अभी क्या हुआ है, रद्द हुआ है ना। रद्द हुआ है तो जल्द ही नियमों में संशोधन होगा और फिर से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एमपी जेल प्रहरी वालों का भी इसी प्रकार से नोटिफिकेशन जो है एग्जाम अभी रद्द कर दिया गया, वो भी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी बात करें तो इनका भी अभी रद्द कर दिया गया, नियमों में संशोधन होगा और फिर से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, है ना। जिसने फॉर्म भर दिया था वो भी चिंता ना करें, जिसने नहीं भरा था वो भी चिंता ना करें, ठीक है। सभी के लिए दोस्तों ये समान परीक्षा होने वाली थी, ठीक है। कुलदीप सिंह जी, मंजू यादव जी, माला बैरागी और कमला ठाकुर जी, गरिमा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी करना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर करना है। लिंक भी आपको दी है, ऊपर देखो, ऊपर एक मैसेज सेल्फ स्टडी क्लासेस में छुपा हुआ है, उसको पे क्लिक करो और ऐप को डाउनलोड करो। सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, ठीक है। और दोस्तों जो भी साथी चाहते हैं कि सर मैं आपके कोर्स को परचेस करके और हिंदी साहित्य को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, विस्तृत प्लस ट्रिकी प्लस नोट्स प्लस टेस्ट, एक एक टॉपिक का आपका टेस्ट कराया जाता है जहां पर, तो आप भी पढ़ सकते हैं और लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज, लगा सकते हैं दोस्तों आप भी विस्तृत अध्ययन के नोट्स, ठीक है। तो जो भी साथी चाहते हैं कि मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर कैडर हो, सुपर टेट हो या साथियों आपका एचपी टेट हो या फिर यूके एलटी ग्रेड हो, आरपीएससी या फिर नेट एग्जाम वाले हो, कोई भी हो, हिंदी साहित्य वाले संपूर्ण कोर्स को कवर किया जा रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप दोस्तों आपके लिए निश्चित ही वरदान साबित हो, ये हमारा प्रयास है और निरंतर हम भी तैयारी आपकी करवा रहे हैं। फ्री क्लासें भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाते हैं, समय समय पर उचित मार्गदर्शन। साथ ही दोस्तों सभी लोगों की जो प्रॉब्लम है
वो बिल्कुल सॉल्व की जाती है एक एक व्यक्ति की, ठीक है। तो सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन ऐप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। हाँ नवीन चंद्रा जी, ठीक है। तो ये अपना चल रहा है, कल अपन कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, कहानी, इसी में कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। निशा गिल जी, ब्लॉगर किंग जी, सुशील पटेल जी, पूनम के जी और भूपेंद्र जी, जितने साथी पेड मेंबरशिप हैं उनसे एक बार जरा पूछिए कि किस प्रकार से आप पढ़ रहे हो। दोस्तों आपको यूट्यूब में क्या होता है कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन आपको नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं आप उन साथियों से पीछे रह जाते हैं जो बहुत व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं, ट्रिक से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो उनसे कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं। तो जो भी साथी चाहते हैं कि सर हम फ्री पढ़ सकते हैं तो आप फ्री पढ़िए, और जो भी साथी चाहते हैं कि हम कोर्स खरीद कर पढ़ सकते हैं तो कोर्स खरीद कर भी पढ़ सकते हो सुरेश जी, ठीक है। तो सुशील पटेल, दिव्या जी, ब्लॉगर किंग जी और संतोष जी, सभी को धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे और हिंदी साहित्य में बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी आपकी पकड़ बन जाएगी और आगे बढ़ें। संतोष, बबली, कांति जी, स्टडी जी, बिमलेश कुमारी जी, ठीक है। तो सभी लोग अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये लोगो है, अभी आप डाउनलोड करेंगे इस ऐप को और यहाँ पर डेमो क्लासें बहुत सारी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज बहुत सारी उपलब्ध हैं, तो उनको भी आप लगा सकते हैं, प्लस पीडीएफ भी यहाँ पर बहुत सारी उपलब्ध हैं, तो आप इनको लगाएं, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें इसी प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ और बढ़ते रहें आगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। आज की वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद।